हेलो पेरेंट्स। मेडिसिन के ऊपर वीडियो बनाने के बाद जैसे मैंने आपको बोला था कि मेरी नेक्स्ट वीडियो सप्लीमेंट्स के ऊपर आएगी, तो आज मैं आप लोगों से कंप्लीट डिस्कस करूंगा कि गट में क्या इश्यूज होते हैं और गट और ब्रेन का क्या रिलेशन है और कौन कौन से सप्लीमेंट्स किस इशू में दिए जाते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में। मैं यहाँ पे कंप्लीट डिटेल में आपको बताऊंगा कि अगर आपका बच्चा किसी तरीके की डाइट या सप्लीमेंट्स ले रहा है तो उसका यूज क्या है और डॉक्टर्स ने उनको दिया क्यों है। चलिए मैं आपको ये समझाऊंगा थोड़ा सा बोर्ड में डायग्राम्स बना के फिगर्स बना के, ताकि आप इसको डिटेल में समझे। तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बोला है कि आज हम रिलेशन फाइंड करेंगे कि अगर गट में कोई प्रॉब्लम होती है तो उससे ऑटिज्म में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन उससे पहले मैं अगेन ये बोलूंगा कि ये वाली वीडियो सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए है। क्या करना है क्या नहीं करना है लेट द डॉक्टर्स जिसके पास आपका बच्चा जा रहा है वो डिसाइड करेंगे। तो अब हम वापस आते हैं इसमें। नाउ एक्चुअली होता क्या है, गट में दो तरीके के बैक्टीरियाज होते हैं। एक होता है गुड बैक्टीरिया और एक होता है बैड बैक्टीरिया। बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम इसको समझने का ट्राई करेंगे। तो एक होता है क्लोस्ट्रीडियम जिसे हम कहते हैं बैड बैक्टीरिया, और एक होता है बिफिडो बैक्टीरिया जिसे हम कहते हैं गुड बैक्टीरिया। ऑब्वियसली आप समझ जाएंगे कि अगर आपके बच्चे के पेट में बैड बैक्टीरिया इंक्रीज हो जाएगा तो उससे गट इश्यूज आएंगे, या फिर हम ये भी कह सकते हैं अगर गुड बैक्टीरिया डिक्रीज हो गया तो गट इश्यूज आएंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि हम ये समझने की कौन कौन से गट इश्यूज बहुत ज्यादा कॉमन है जो ऑटिस्टिक बच्चों में दिखते हैं, जिसमें सबसे पहले आती है कॉन्स्टिपेशन। नाउ जब भी हम लोग असेसमेंट करते हैं तो काफी पेरेंट्स आके कहते हैं कि सर मेरा बच्चा जो स्टूल पास करता है वो 2 या 3 दिन के पास बात करता है। तो कॉन्स्टिपेशन इज वन ऑफ द थिंग्स। सेकेंड, रेगुलर पेन। अब अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या है कि ऑटिस्टिक बच्चे अपना पेन बता नहीं पाते हैं, जो कि एक बिहेवियर एस्पेक्ट बन के आता है। नाउ थर्ड है फूड इंटॉलरेंस। अब कई पेरेंट्स ने सुना होगा कि मेरा बच्चा इज लैक्टोज इंटॉलरेंस, मतलब उसका दूध नहीं देते हैं हम, उसको ग्लूटेन नहीं देते हैं। तो किसी तरीके का अगर बच्चे का गट इशू है तो उसको फूड इंटॉलरेंस की भी प्रॉब्लम हो सकती है। और फोर्थ होता है ब्लॉटिंग। नाउ सवाल अब ये उठता है कि ये तो पेट में हो रहा है तो ब्रेन में क्या प्रॉब्लम हो रही है इससे। नाउ ये सारी चीजें एक्चुअली गट में प्रोवाइड करती है इन्फ्लेमेशन। ये इन्फ्लेमेशन ब्रेन में जाती है दो तरीके से। अगर आप मुझे प्रॉपरली फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि मैंने इंटेरोसेप्टस के ऊपर वीडियो बनाई थी जहां पे मैंने आप लोगों को डिटेल में समझाया था कि वेगस नर्व क्या करती है। यहाँ पे मैं शॉर्ट में आप लोगों को बताना चाहूंगा। जो दो तरीके से ब्रेन में इन्फ्लेमेशन पहुंचती है वो पहुंचती है थ्रू वेगस नर्व। अब नर्व का क्या काम है? नर्व का काम होता है पेन, ब्लॉटिंग, इन सब के बारे में ब्रेन को बताना कि मेरा गट अनईजी है। एंड सेकेंड ऑब्वियसली सबसे कॉमन है थ्रू ब्लड। अब ये जो इन्फ्लेमेशन है ये ब्रेन में जाती है थ्रू वेगस नर्व एंड थ्रू ब्लड। अब ये जब इन्फ्लेमेशन ब्रेन में जाती है तो ये बेसिकली करती क्या है, देखिए। अगेन मैं बहुत सिंपल वे में आपको बताऊंगा कि दो तरीके के केमिकल्स होते हैं। जैसे यहाँ पे गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया है, यहाँ पे भी कई केमिकल्स होते हैं जो कि मुझे रिलैक्स रखते हैं। मेरी सिचुएशन मतलब जो भी प्रॉब्लम्स, मेटाबॉलिज्म चल रहा है, मेरा हार्ट रेट चल रहा है, वो नॉर्मल चीजों को रिलैक्स रखते हैं, जहाँ पे केमिकल्स मेरी बॉडी को रिलैक्स रखते हैं। तो ये होते हैं रिलैक्सिंग केमिकल्स। अब प्रॉब्लम ये होती है जब इन्फ्लेमेशन होता है तो ये रिलैक्सिंग केमिकल सिक्रीट होना बहुत कम कर देते हैं। और अगर एक केमिकल सिक्रीट कम होगा तो ऑब्वियसली दूसरा ज्यादा बढ़ेगा। तो जो हमारे बैड केमिकल्स बोले या ऐसे केमिकल्स या फिर ऐसे जो हमारे चीजें हैं जो मुझे अनईजी करती हैं, तो वो केमिकल ज्यादा सिक्रेट होने लग जाते हैं हमारी बॉडी में। अब जब बैड केमिकल्स की बात की जाए ना तो बेसिकली हम बात करते हैं चार। एक है सेरोटोनिन, आप लोगों ने डेफिनेटली सुना होगा, बिकॉज मूड डिसऑर्डर्स की अगर हम बात करें तो सेरोटोनिन एक ऐसा केमिकल है जिसके बारे में हर एक पेरेंट ने सुना हुआ है। एंड देन उसके बाद है हमारा गाबा। एक होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और चौथा होता है प्री क्रिजोल। अब आपको नाम जानने की जरूरत नहीं है, बेसिकली आपको ये देखना है कि ये सारे जो आपके केमिकल्स है ये आपके बच्चे को इरिटेट करते हैं।
अब इन केमिकल से होता क्या है, बेसिकली बच्चा इमोशनली अपने आप को रेगुलेट नहीं कर पाता, ढेर सारे बिहेवियर्स आते हैं बिकॉज ये लिम्बिक सिस्टम से बहुत ज्यादा इमोशनल सिस्टम्स के साथ बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड होते हैं। बच्चे में इन अटेंशन आप देखेंगे और कहीं ना कहीं एग्रेसिव या फिर बच्चा बहुत ज्यादा क्राइंग स्टेट में हो सकता है। तो अब ये जब बैड केमिकल सिक्रीट होते हैं, ये बेसिकली क्रिएट करते हैं बिहेवियर्स को। तो इसका मतलब ये है कि जो अगर हम थ्योरेटिकली जाएं, अगर हम पेट को ठीक कर देते हैं तो शायद इन केमिकल्स का सिक्रीशन कम हो जाए, जिससे कि बच्चे के बिहेवियर रिड्यूस हो जाए। ठीक है, तो चलिए अब हम डिटेल में बात करते हैं कौन कौन से केमिकल्स बेसिकली या कौन कौन से सप्लीमेंट्स बेनिफिट करते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे सबसे, और मैं ये जो सीक्वेंस दे रहा हूं ना, ये एविडेंस बेस्ड सीक्वेंस है जिसके रिजल्ट सबसे ज्यादा बेस्ट आए हैं अभी तक। तो सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा अगर हम सप्लीमेंट कहते हैं, दैट इज मेलेटोनिन। अब इसका मतलब ये होता है कि सबसे प्राइमरी चीज बच्चे का अगर किसी भी तरीके के गट या ब्रेन में इंफ्लेमेशन है, वो है बच्चे की नींद को बेटर करना। दैट इज अ प्राइमरी गोल। तो सबसे नंबर वन प्राइमरी, अगर आपके डॉक्टर ने मेलेटोनिन दिया हुआ है, इसका मतलब है कि उस बच्चे के स्लीप डिसऑर्डर पे बेसिकली वो वर्क कर रहा है। इसके एविडेंस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हैं। अब अगर हम सेकंड में जाते हैं तो हम बात करते हैं डेफिशिएंसी की। अब ऑटिज्म में दो डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा कॉमन देखी जाती है, एक विटामिन D3 की और सेकंड है हमारी फोलिनिक एसिड की। पेरेंट्स अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा मैंने लेकोवोरिन के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जहां पे मैंने फोलिनिक एसिड को डिटेल में डिस्कस किया है, तो मैं वो चीज यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। और विटामिन D3 हम सबको पता ही होगा कि ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है। थर्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो सप्लीमेंट है जो डॉक्टर्स देते हैं या जिनके ऑटिज्म में रिजल्ट्स बहुत अच्छा आता है, दैट इज हमारे गट मॉड्यूलेशन। अब गट मॉड्यूलेशन की जब हम बात करते हैं, यहाँ पे तीन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सप्लीमेंट्स जो यूज होते हैं, उसमें से नंबर वन है आपका कैमल मिल्क, और जो सेकंड आप लोग सल्फोराफेन। ये एक बहुत ही, मैं इनको डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा बिकॉज इसके बारे में पेरेंट्स को बहुत ज्यादा कम पता है। और जो थर्ड होते हैं, दैट इज प्रीबायोटिक्स या फिर प्रोबायोटिक्स। अगेन अगर आप लोगों को पता होगा, कभी अगर आप लोगों का नॉर्मल जनरली गट खराब होता है तो आपको डॉक्टर प्रोबायोटिक्स देते हैं, तो सिमिलरली ये वैसे ही होते हैं जो बच्चे को दिया जाता है। एंड देन कैमल मिल्क एंड सल्फोराफेन। थोड़ी देर के बाद मैं इन दोनों को डिटेल में आप लोगों को बताना चाहूँ। और जो फोर्थ आता है, दैट इज मेटाबॉलिक सपोर्ट। अब अगेन पेरेंट्स से आप लोगों ने बहुत कॉमनली सुना होगा, जहां पे बेसिकली तीन सप्लीमेंट्स होते हैं। एक होता है MB12 जो कि इंजेक्टेबल होता है, कई पेरेंट्स ने इंजेक्टेबल ही करवाए हैं। जो सेकंड होता है दैट इज B6 और थर्ड है मैग्नीशियम। बहुत कॉमनली डॉक्टर्स बच्चों को ये देते हैं। और अब मैं आऊंगा लास्ट में। नाउ अगेन मैं बोलूंगा रिसर्च के हिसाब से सबसे वीकेस्ट सप्लीमेंट में, जो कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा चल रहा है, आप सबका फेवरेट GFCF प्लस ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, है ना। ये हर एक बच्चा लेता है, मगर रिसर्च वाइज ये जो है सबसे वीकेस्ट। अब क्यों है, हम डिटेल में चलते हैं और अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा कैमल मिल्क, सल्फोराफेन के बारे में, एज वेल एज GFCF और फैटी एसिड्स को इतने अच्छे रिजल्ट्स क्यों नहीं मिले। चलिए अगर मैं कैमल मिल्क की बात करूं तो इसके प्रोटीन में बेसिकली दो एंजाइम्स नहीं दिखते हैं, एक है बीटा ग्लोबिन और एक है आपका बीटा केसीन। अब ये दोनों ना नॉर्मल मिल्क में मिलते हैं, इसकी वजह से गट बहुत ज्यादा इरिटेट होता है। नाउ इसीलिए कहा जाता है कि कैमल मिल्क इज गुड। अब कैमल मिल्क में कुछ इम्यूनोग्लोबिन्स मिले हैं। इम्यूनोग्लोबिन्स वो होते हैं जो मेरी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। तो नॉर्मल मिल्क में जो एंजाइम्स गट को इरिटेट करते हैं, कैमल मिल्क में वो नहीं मिलते हैं। तो आजकल डॉक्टर्स बहुत ज्यादा प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। अब सेकंड आता है हमारा सल्फोराफेन। आई होप मेरी स्पेलिंग राइट हो, एनीवेज स्पेलिंग डजंट मैटर। सल्फोराफेन बेसिकली क्या होता है, जो ब्रोकली होते हैं ना, ब्रोकली स्प्राउट्स का सप्लीमेंट है ये। नाउ आपने कभी अपने बच्चे को देखा होगा कि जब फीवर चढ़ता है तो आप सारे सेंसरी इश्यूज खत्म,
सारी हाइपर एक्टिविटी खत्म, और वो बिल्कुल आराम से बैठता है। तो बेसिकली सल्फोराफेन बहुत, ये थोड़ा सा मुझे भी कॉन्ट्रडिक्टिंग लगता है, बट सल्फोराफेन जब बच्चों को दिया जाता है तो वो एग्जैक्टली हीट शॉक वेव बॉडी में प्रोड्यूस करता है। ये वही केमिकल्स रिलीज होते हैं जो फीवर में बॉडी में रिलीज होते हैं, मगर यहाँ पे फीवर बच्चे को नहीं होता है। तो देखा गया है कि जो फीवर में केमिकल्स रिलीज होते हैं वो बच्चे को काफी शांत रखते हैं। सल्फोराफेन की जो रिसर्च है वो कहती है कि अगर हम हीट शॉक वेव प्रोवाइड करते हैं, वही केमिकल्स को सिक्रीट करवाते हैं, तो उससे बच्चे की हाइपर एक्टिविटी काफी कम हो जाती है। और जो थर्ड मैंने इसमें बेसिकली डिस्कस किया था प्रीबायोटिक्स, उसको प्री एंड प्रोबायोटिक्स, वो उसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूंगा, बहुत कॉमनली वो होता है। चलिए, अब ये है, अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये सुनने में बड़ी आसान लगती है, लेकिन इस पे रिसर्चेस चल रही हैं, इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है इन सब चीजों के भी, जिसमें कि बच्चों के ऑटिज्म में बिहेवियर्स रिड्यूस हो जाए। अब इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बोला था कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स या मेटाबॉलिक बैलेंस के लिए हम जो तीन चीजें यूज करते हैं, B6, MB12 एंड एज वेल एज जो हमारा यूज होता है मैग्नीशियम। अब कॉपी बुक में और थ्योरेटिकली ना ये बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट बैठते हैं। ये बिल्कुल हमारे जो केमिकल्स है जो मैंने पहले डिस्कस किया था, वो जो रिलैक्सिंग केमिकल्स हैं और जो एक्साइटिंग केमिकल्स हैं जो बिहेवियर प्रोवाइड करते हैं, उन दोनों में बहुत अच्छा बैलेंस प्रोवाइड करते हैं। बट जब ये दिया गया था बच्चों को, तो इतने ज्यादा पेरेंट्स ने इसमें रिजल्ट्स अच्छे नहीं बताए, और उन्होंने बोला कि ठीक है, थ्योरेटिकली डॉक्टर्स ने देखा कि ये चीज सेंस बना रही है, मगर जब कंज्यूम करवाया गया तो देखा गया कि बच्चों में इतने ज्यादा रिजल्ट्स नहीं आए, इसीलिए इसको चौथे नंबर पे रखा गया है। अब अगेन, अब बात करते हैं GFCF की। सबसे मेजर प्रॉब्लम GFCF डाइट की ये है कि जब अपने बच्चे को आप GFCF डाइट में डालते हैं तो कई तरीके के न्यूट्रिशनल डेफिसिट्स बच्चे में आते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि जब हम न्यूट्रिशनल डेफिसिट्स की बात करते हैं, विटामिन D3 की बात हो गई या फोलिनिक एसिड की बात हो गई, तो वो सेकंड नंबर पे रखा गया है कि डेफिशिएंसीज को पहले दूर करो। लेकिन अगर आप GFCF दे रहे हैं तो वो जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो रही हैं, आप उसके लिए कोई सप्लीमेंट्स नहीं दे रहे, तो ये डाइट किसी काम की नहीं है। और ये सेम ओमेगा के साथ भी होता है, बिकॉज ओमेगा में भी काफी ज्यादा डेफिशिएंसी देखी गई है। सो पेरेंट्स, हम जल्दी से समराइज करते हैं। स्लीप के लिए मेलाटोनिन इज द बेस्ट सप्लीमेंट टू बी यूज। सेकेंडली जो दिया जाता है वो डेफिशिएंसीज के लिए जाता है, फोलिनिक एसिड और B12, फोलिनिक एसिड एंड विटामिन D3। थर्ड होता है हमारा जहाँ पे हम प्रीबायोटिक्स एंड सप्लीमेंट्स यूज करते हैं। फोर्थ में आता है हमारा मेटाबॉलिक, जहाँ पे हम लोग यूज करते हैं मैग्नीशियम को, B6 को, MB12 को, एंड फिफ्थ में आता है GFCF डाइट। नाउ मैं आप लोगों को एक शॉकिंग चीज यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि हमें कोई भी वीडियो देखते हैं ना, तो हमें लगता है कि यही सॉल्यूशन है मेरे बच्चे का, ऐसा नहीं है। रिसर्च, नाउ रिसर्च जब 6500 बच्चों में की गई, उनमें से सिर्फ 22 बच्चों में सप्लीमेंट्स के रिजल्ट देखे गए हैं। तो आप देख सकते हैं इतनी बड़ी पॉपुलेशन में सिर्फ कितनी छोटी पॉपुलेशन है जो कि रिजल्ट्स दिखाती है। तो ये जो बेसिकली कहने का मतलब है कि ऑटिज्म का क्योर नहीं है, ऑटिज्म का बेस्ट क्योर है बिहेवियर थेरेपीज करवाएं, ऑक्यूपेशनल थेरेपीज करवाएं। ये साइड बाय साइड अगर उसकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है उसके लिए ये है। और जरूरी नहीं है कि अगर एक बच्चा या एक बच्चे को किसी एक डाइट से फायदा हुआ है तो आप अपने बच्चे के साथ स्टार्ट करें, बिकॉज GFCF सबसे ज्यादा कॉमन डाइट है, जो मुझे लगता है वर्ल्ड लेवल पे या एटलीस्ट मैं बोलूं इंडिया लेवल पे हर एक पेरेंट ने या ट्राई कर दिया है या अभी भी वो ट्राई कर रहे हैं। तो प्लीज अपने डॉक्टर्स के साथ करिए, सपोर्ट मतलब उनके साथ रहिए, प्रॉपर ब्लड टेस्ट करवाइए और उसके बाद डिसीजन लीजिए। किसी की कहनी सुनी में मत जाइए, बिकॉज आजकल ऑटिज्म एक बहुत बड़ी मार्केट बन गई है। हर एक बंदा चाहता है कि किसी भी तरीके से पेरेंट्स को फूल बनाया जाए। प्लीज आप मत बनिए। आई होप ये वीडियो आपको सपोर्ट समझ आई होगी। एंड अगर आपको अच्छी लगी और अगर आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक के बारे में भी मैं वीडियो बनाऊं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। थैंक यू।